नमस्ते दोस्तों। मैं हूं H3 और आज एक ऐसी सच्ची कहानी आपके सामने लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद शायद आज रात आप चैन से सो नहीं पाएंगे। हमारे देश की सड़कों पर, खासकर उन हाईवेज पर जो घने जंगलों और वीरान पहाड़ों के बीच से गुजरते हैं, ऐसी बहुत सी बातें दफन हैं जिनका विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है। आज की ये दास्तान हमारे एक सब्सक्राइबर विक्रम ने भेजी है, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले हैं। विक्रम भाई ने जो अनुभव किया वो किसी फिल्म की पटकथा नहीं, बल्कि एक रूह कंपा देने वाली हकीकत है। तो दिल थाम कर बैठिए, अपनी हेडफोन्स लगा लीजिए और अगर अकेले हैं तो अपने पीछे का दरवाजा एक बार चेक कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की ये खौफनाक दास्तान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है। मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी बनारस का रहने वाला हूँ। बनारस की गलियों और वहां की रौनकों के बीच मेरा बचपन बीता, लेकिन मेरी किस्मत मुझे गलियों से निकालकर बड़े बड़े हाईवेज पर ले आई। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि ट्रक ड्राइवरी भी कोई काम है, लेकिन सच कहूं तो ये सिर्फ काम नहीं, एक अलग ही जिंदगी है। कभी राजस्थान के रेतीले टीले, तो कभी उत्तराखंड की बर्फीली वादियां। हमारी दुनिया हर मोड़ पर बदलती है। ये घटना आज से करीब 2 साल पहले की है। उस वक्त मेरी उम्र 28 साल थी। घर की माली हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। पिताजी के गुजरने के बाद पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। छोटी बहन की शादी और मां की दवाइयों का खर्च, सब कुछ इसी स्टीयरिंग के भरोसे था। मैंने सालों तक दूसरों की गाड़ियां चलाईं, खलासी बनकर धक्के खाए, ढाबों पर रातें गुजारी, तब जाकर कहीं हिम्मत जुटा पाया कि खुद का एक ट्रक ले सकूं। मैंने बैंक से लोन लिया और कड़ी मेहनत के बाद अपना खुद का एक 12 चक्का ट्रक खरीदा। वो दिन मेरे लिए ईद और दिवाली जैसा था। सफेद रंग का वो चमचमाता हुआ ट्रक जब मेरे आंगन में खड़ा हुआ तो मां की आंखों में आंसू थे। मैंने ट्रक के आगे बड़े अक्षरों में लिखवाया था, मां का आशीर्वाद। उस दिन मुझे अपनी पहली बड़ी बुकिंग मिली थी। माल था अनाज की बोरियां, जिन्हें वाराणसी के गोदाम से लोड करके गोरखपुर पहुंचाना था। सफर बहुत लंबा नहीं था, लेकिन ये मेरी अपनी गाड़ी की पहली लंबी ट्रिप थी, इसलिए मैं थोड़ा उत्साहित भी था और नर्वस भी। दोपहर का वक्त था, सूरज सिर पर चढ़कर चमक रहा था। बनारस के उस गोदाम में लेबर अनाज लोड कर रहे थे। धूल और गर्मी के बीच में पास के एक नल पर हाथ मुंह धो रहा था। तभी मुझे मेरा एक पुराना दोस्त मिल गया, जिसका नाम सतीश था। सतीश भी उसी रूट पर गाड़ी चलाता था। सतीश ने मेरे नए ट्रक को ऊपर से नीचे तक देखा और कंधे पर हाथ रखकर बोला, अरे वाह विक्रम, क्या बात है भाई, गाड़ी तो एकदम लल्लन टॉप है। अब तो तू मालिक बन गया है, हमें भूल मत जाना। मैंने हंसते हुए कहा, अरे नहीं भाई, कैसी बातें कर रहा है, बस तू दुआ कर कि ये पहली ट्रिप एकदम सही सलामत निकल जाए। सतीश ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, निकल जाएगी भाई, बस एक बात याद रखना, ये वाराणसी गोरखपुर वाला जो पुराना स्टेट हाईवे है, रात के वक्त वहां थोड़ा संभल के चलना। आजकल लोग कहते हैं कि वहां रात के सन्नाटे में कुछ अजीब चीजें देखी गई हैं। तू तो जानता ही है, ये पुरानी सड़कें अपने अंदर न जाने कितने किस्से छुपाए रहती हैं। मैंने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। मैंने सोचा, हम ट्रक वाले हैं सतीश, अगर हम भूत प्रेत से डरने लगे तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? और फिर ये तो नया ट्रक है, इसमें क्या डर। शाम के करीब 5 बज चुके थे। ट्रक पूरी तरह से लोड हो चुका था। मैंने डीजल टैंक फुल करवाया, टायरों की हवा चेक की और केबिन में अपनी सीट पर बैठ गया। केबिन से अभी भी उस नए प्लास्टिक और पेंट की खुशबू आ रही थी। मैंने डैशबोर्ड पर रखी भगवान गणेश की छोटी सी प्रतिमा को प्रणाम किया, अगरबत्ती जलाई और ट्रक स्टार्ट किया। इंजन की वो भारी और दमदार आवाज सुनकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वाराणसी की भीड़-भाड़ वाली सड़कों को पार करते करते मुझे रात के 8 बज गए। जैसे ही मैं शहर की सीमा से बाहर निकला, ठंडी हवा के झोंके खिड़की से अंदर आने लगे। सड़क के दोनों तरफ अब ऊंची इमारतें नहीं, बल्कि दूर दूर तक फैले खेत और पेड़ थे। मैंने केबिन की लाइट बंद कर दी और रेडियो चालू किया। किशोर कुमार का एक धीमा गाना बज रहा था। सड़क पर गाड़ियों की आवाज आ ही अभी ठीक ठाक थी। मुझे लग रहा था कि सब कुछ एकदम परफेक्ट है। मन खुश था, क्योंकि इस एक ट्रिप से मुझे इतने पैसे मिलने वाले थे कि मैं बैंक की पहली किस्त आराम से भर सकता था। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, आसमान में चांद बादलों के पीछे छुपता जा रहा था। हाईवे की लाइटें अब कम होने लगी थीं और मेरे ट्रक की हेडलाइट ही अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। मैंने सोचा कि रात के 12 से 1 बजे तक मैं आजमगढ़ पार कर लूंगा और सुबह तड़के गोरखपुर पहुंच जाऊंगा।
रास्ता एकदम साफ था। डामर की वो काली सड़क मेरी हेडलाइट की रोशनी में चांदी जैसी चमक रही थी। मैंने अपनी खिड़की का शीशा थोड़ा और नीचे गिराया। रात की वो शांति, इंजन की वो जानी पहचानी लय और ठंडी हवा, सब कुछ इतना सामान्य था कि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अंधेरा अब गहरा चुका था। सड़क पर अब इक्का दुक्का ट्रक ही नजर आ रहे थे। मैंने सोचा कि कहीं रुककर एक चाय पी लेनी चाहिए, लेकिन फिर मन में आया कि अभी तो जोश है, थोड़ी दूर और खींच लेते हैं। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस रात सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा था और मैं अपनी ही धुन में उस अनजाने खौफ की तरफ बढ़ता जा रहा था। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। आजमगढ़ का इलाका पीछे छूट चुका था और अब मैं उस स्टेट हाईवे पर था जो सीधा गोरखपुर की तरफ जाता था। यहां से सड़क थोड़ी संकरी हो गई थी और दोनों तरफ घने दरख्त थे। नीम और पीपल के पुराने पेड़ जैसे सड़क की तरफ झुके हुए थे, मानो वो कुछ कहना चाह रहे हों। सतीश की बात रह रहकर मेरे कान में गूंज रही थी, पर मैंने रेडियो की आवाज थोड़ी और बढ़ा दी ताकि उन ख्यालों से पीछा छुड़ा सकूं। नया ट्रक था, स्टायरिंग एकदम मक्खन जैसा चल रहा था, लेकिन तभी मुझे पहली बार कुछ अजीब महसूस हुआ। अचानक मुझे एहसास हुआ कि पिछले 15 से 20 मिनट से मैंने सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं देखी थी। न कोई सामने से आ रहा था, न ही कोई पीछे से ओवरटेक कर रहा था। इतने बड़े हाईवे पर ऐसा सन्नाटा थोड़ा खटक रहा था। तभी मुझे सड़क के किनारे 1 मील का पत्थर दिखा, लेकिन उस पत्थर के पास कुछ और भी था। हेडलाइट की रोशनी जैसे ही उस पर पड़ी, मैंने देखा कि पत्थर के ऊपर एक औरत बैठी हुई थी। उसने गहरे रंग की साड़ी पहनी थी और अपने पैर नीचे की तरफ झुला रही थी। इतनी रात को इस वीरान जगह पर मैंने सोचा शायद कोई गांव की औरत होगी जो किसी सवारी का इंतजार कर रही होगी। जैसे ही मेरा ट्रक उसके पास से गुजरा, मैंने अपनी नजरें सड़क पर ही रखी, पर अचानक मेरा ध्यान ट्रक के बगल वाले आईने पर गया। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। वो औरत जो पत्थर पर बैठी थी अब वहां नहीं थी। वो सड़क पर उतर आई थी और वो मेरे ट्रक के पीछे दौड़ रही थी। शुरुआत में मुझे लगा कि मेरी आंखों का धोखा है। अरे विक्रम, नींद आ रही है तुझे, इसीलिए वहम हो रहा है, मैंने खुद से कहा। मैंने ट्रक की रफ्तार 60 से बढ़ाकर 80 कर दी, लेकिन जब दोबारा आईने में देखा तो मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वो औरत अब भी ट्रक के ठीक पीछे थी। उसकी रफ्तार भी ट्रक के साथ साथ बढ़ गई थी। वो किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक साए की तरह हवा में तैरती हुई भाग रही थी। मेरा गला सूखने लगा। मैंने घबराहट में खिड़की का शीशा ऊपर चढ़ाना चाहा, पर हैंडल जैसे जाम हो गया था। रात की वो ठंडी हवा जो पहले अच्छी लग रही थी, अब अचानक बर्फीली और भारी हो गई थी। केबिन के अंदर एक अजीब सी सड़न वाली महक आने लगी थी, जैसे बहुत पुरानी लकड़ियां पानी में भीगकर सड़ गई हों। मैंने ट्रक को और तेज भगाया। इंजन की आवाज अब चीखने लगी थी। सुई 90 के पार पहुंच गई थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। बनारस की उस गर्मी में भी मुझे ठंड लगने लगी थी। मैंने आईना देखना बंद कर दिया और सामने की सड़क पर ध्यान लगाया। तभी मुझे आगे एक छोटा सा पुल दिखा। पुल के पास एक चाय की दुकान थी जो टूटी फूटी हालत में थी। वहां एक हल्की सी लालटेन जल रही थी। मैंने सोचा कि यहां रुकना ही ठीक होगा। अगर कोई इंसान मिल जाए तो शायद ये डर निकल जाए। मैंने ब्रेक मारे। नए ट्रक के पावर ब्रेक ने एक लंबी आवाज की और ट्रक वहीं रुक गया। इंजन चालू था, हेडलाइट जल रही थी। मैंने लंबी सांस ली और केबिन की लाइट जलाई। बाहर बिल्कुल सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाज आ रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और खिड़की से बाहर झांककर पीछे देखा। पीछे सड़क बिल्कुल खाली थी। वो औरत कहीं नहीं थी। पागल हो गया है तू विक्रम, मैंने खुद को झिड़का। नया ट्रक है, पहली ट्रिप है, इसलिए नर्वस हो रहा है। तभी मेरा ध्यान डैशबोर्ड पर गया। वहां रखी हनुमान जी की मूर्ति के पास पड़ी अगरबत्ती बुझ चुकी थी, जबकि मैंने उसे सिर्फ आधा घंटा पहले जलाया था। केबिन का तापमान अचानक इतना गिर गया था कि मेरे मुंह से भाप निकलने लगी। मैंने सोचा कि नीचे उतरकर एक बार टायर चेक कर लूं, क्योंकि ट्रक मुझे थोड़ा भारी लग रहा था, जैसे पीछे का लोड अचानक बढ़ गया हो। मैं नीचे उतरा। बाहर की हवा में वो अजीब सी सड़ी हुई लकड़ी वाली महक और तेज हो गई थी। मैंने टॉर्च जलाई और ट्रक के चारों तरफ घूमने लगा। सब कुछ ठीक था। बोरियां अपनी जगह पर थीं, रस्सियां कसी हुई थीं, लेकिन जब मैं ट्रक के पीछे पहुंचा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। ट्रक के लोहे की बॉडी पर जहां धूल जमी थी, वहां छोटे छोटे बच्चों के हाथों के निशान बने हुए थे।
जैसे कोई चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। और सबसे डरावनी बात, वो निशान अभी भी गीले थे। मेरा दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि मुझे अपने कानों में उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने तुरंत ट्रक के अंदर कूदने का फैसला किया। जैसे ही मैं केबिन की तरफ भागा, मुझे महसूस हुआ कि ट्रक के ऊपर छत पर कोई बहुत भारी चीज कूदी है। धप! पूरा ट्रक एक तरफ झुक गया। मैंने बिना पीछे देखे केबिन का दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। तुरंत लॉक लगा दिया। मेरी सांसें फूल रही थीं। मैंने क्लच दबाया और गियर डालने की कोशिश की, पर गियर अटक गया। तभी रेडियो, जो अब तक शांत था, अचानक अपने आप चलने लगा। उसमें से कोई गाना नहीं आ रहा था, आवाज आ रही थी। और उस आवाज के बीच में मुझे एक औरत की दबी हुई हंसी सुनाई दी। मैं पत्थर बन चुका था। मेरी नजरें सामने के शीशे पर टिकी थीं। अचानक शीशे पर अंदर की तरफ से, हाँ, अंदर की तरफ से ओस जमने लगी। और उस ओस पर एक लंबी पीली पड़ चुकी उंगली ने कुछ लिखना शुरू किया। उंगली जैसे जैसे शीशे पर चल रही थी, उसकी आवाज वैसी ही थी जैसे कोई पत्थर कांच पर रगड़ रहा हो। धीरे धीरे वहां एक शब्द उभर कर आया, कहां भागोगे? मेरा हाथ कांपते हुए चाबी की तरफ गया। मैंने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, पर वो सिर्फ घुर्रा घुर्र करके रह गया। नया ट्रक, जो अब तक एक बार में स्टार्ट हो रहा था, उसने जवाब दे दिया था। अचानक मुझे एहसास हुआ कि केबिन के पीछे वाली छोटी खिड़की, जो ट्रक की बॉडी की तरफ खुलती है, वहां से कोई मुझे देख रहा है। मैंने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। पीछे वाले शीशे के उस पार सिर्फ अंधेरा होना चाहिए था, लेकिन वहां दो जलती हुई लाल आंखें थीं। वो आंखें किसी इंसान की नहीं थीं। वो इतनी बड़ी और इतनी पास थीं कि मुझे उसकी भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी एक आवाज आई जो सीधे मेरे दिमाग में गूंजी, इतनी जल्दी क्या है विक्रम? अभी तो सफर शुरू हुआ है। केबिन के अंदर की हवा अब इतनी भारी हो चुकी थी कि विक्रम को सांस लेने के लिए जोर लगाना पड़ रहा था। रेडियो से आ रही वो दबी दबी हंसी अब एक चीख में बदल चुकी थी। कहां भागोगे? शीशे पर लिखे उन शब्दों को देखकर विक्रम की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी ट्रक के ऊपर से फिर वही आवाज आई, जैसे कोई बहुत भारी चीज छत पर चल रही हो। और फिर अचानक ट्रक के केबिन की छत धीरे धीरे नीचे की तरफ धंसने लगी। लोहे की वो मजबूत चादर ऐसे मुड़ रही थी जैसे कोई उसे ऊपर से अपने हाथों से दबा रहा हो। विक्रम ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसका गला सूख चुका था। उसकी धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लग रहा था सीना फट जाएगा। उसने फिर से चाबी घुमाई। कच कच कच! ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। अचानक केबिन की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी, और तभी विक्रम की नजर सामने वाले बड़े शीशे पर पड़ी। बाहर हेडलाइट की रोशनी में उसे वो औरत दिखी, लेकिन अब वो औरत नहीं थी। उसकी लंबाई अब 8 से 9 फीट के करीब थी। उसके हाथ इतने लंबे थे कि वो जमीन को छू रहे थे। उसके बाल हवा में नहीं उड़ रहे थे, बल्कि सांपों की तरह रेंग रहे थे। उसने अपना सिर धीरे धीरे ऊपर उठाया। उसके चेहरे पर खाल नहीं थी, सिर्फ कच्चा मांस और काली पड़ चुकी नसें दिख रही थीं। उसकी आंखें, वो लाल आंखें नहीं थीं, बल्कि उन गड्ढों में से खौफनाक काला धुआं निकल रहा था। विक्रम ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और चिल्लाया, हनुमान जी बचा लो! जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे अपने कान के पास किसी की ठंडी सांसें महसूस हुईं। एक ठंडी बदबूदार आवाज आई, इतनी जल्दी हार मान ली? विक्रम ने डरते हुए अपनी गर्दन पीछे घुमाई। उसके होश फाख्ता हो गए। वो औरत बाहर नहीं थी। वो अब केबिन के अंदर विक्रम के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठी थी। उसका शरीर इतना लंबा था कि उसका सिर छत से टकराकर मुड़ा हुआ था। उसके घुटने उसके कान तक आ रहे थे। उसके सफेद मटमैले दांतों के बीच से खून की बूंदें टपक रही थीं, जो विक्रम के नए ट्रक की सीटों को गंदा कर रही थीं। उसके शरीर से सड़ी हुई लाश जैसी बदबू आ रही थी। विक्रम ने कांपते हुए हाथ से ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे वेल्ड हो चुका था। वो टस से मस नहीं हुआ। तभी उस चीज ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां बहुत लंबी थीं और नाखून काले और नुकीले। उसने अपनी एक उंगली विक्रम के कंधे पर रखी। आहा! विक्रम के मुंह से चीख निकल गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने जलता हुआ लोहा उसके कंधे पर रख दिया हो। उसका कुर्ता वहां से जलने लगा। वो हड़बड़ाकर स्टायरिंग व्हील पर गिर पड़ा। अचानक ट्रक अपने आप चालू हो गया, लेकिन इस बार इंजन की आवाज सामान्य नहीं थी।
ऐसा लग रहा था जैसे हजारों लोग एक साथ रो रहे हों। ट्रक अपने आप चलने लगा और उसकी रफ्तार तेजी से बढ़ने लगी। विक्रम ने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन पैडल पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। ट्रक सड़क पर नहीं, बल्कि सड़क के किनारे लगे उन सूखे पेड़ों की तरफ बढ़ रहा था। आईने में विक्रम ने देखा कि पीछे जो अनाज की बोरियां लदी थीं, वो अब बोरियां नहीं थीं। वो सब इंसानी लाशें बन चुकी थीं, जो रस्सियों से बंधी तड़प रही थीं। उस चुड़ैल ने अपनी लंबी उंगलियों से विक्रम का चेहरा अपनी तरफ घुमाया। उसका चेहरा अब विक्रम के चेहरे से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर था। उसकी आंखों के गड्ढों से काला कीचड़ बह रहा था। उसने अपना मुंह खोला और उसके अंदर से एक नहीं, बल्कि सैकड़ों औरतों की चीखने की आवाजें एक साथ आईं। विक्रम की हालत ऐसी थी कि उसका पसीना जम चुका था। मौत उसके सामने खड़ी थी। उसे लगा कि बस अब सब खत्म है। तभी उसकी नजर डैशबोर्ड के एक कोने में पड़े उसके मोबाइल फोन पर पड़ी, जो उस समय जोर जोर से वाइब्रेट कर रहा था। विक्रम को लगा कि अब उसकी गर्दन उस जबड़े के बीच होगी और उसका शरीर भी उन लाशों की बोरियों में शामिल हो जाएगा। लेकिन तभी उस घोर अंधेरे और चीखों के बीच उसके मोबाइल की स्क्रीन जल उठी। फोन वाइब्रेट हो रहा था। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, मेरी गुड़िया। उसकी 5 साल की बेटी का फोन था। विक्रम ने हमेशा अपनी बेटी की आवाज को अपनी ताकत माना था। उस मरणासन्न स्थिति में भी अपनी बेटी का नाम देखते ही विक्रम के अंदर न जाने कहां से बिजली सी दौड़ गई। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक कर अपना हाथ छुड़ाया और फोन की स्क्रीन को स्वाइप कर दिया। फोन स्पीकर पर था। दूसरी तरफ से एक मासूम सी चहकती हुई आवाज गूंजी, पापा, आप कहाँ हो? मैंने आपके लिए खाना बचा के रखा है। आप जल्दी घर आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। जैसे ही उस मासूम बच्ची की आवाज उस केबिन में गूंजी, वो भयानक औरत अचानक पीछे की तरफ फिका गई। वो ऐसे चिल्लाई जैसे उसके ऊपर किसी ने तेजाब डाल दिया हो। उसकी रूह कंपा देने वाली चीख से ट्रक के सारे शीशे चटक गए। विक्रम ने मौका देखा और जोर जोर से हनुमान चालीसा की वो चौपाइयां पढ़ने लगा, जो उसकी मां ने उसे बचपन में सिखाई थी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बच्ची की आवाज और उन पवित्र शब्दों का ऐसा असर हुआ कि केबिन के अंदर का तापमान अचानक बढ़ने लगा। वो औरत धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। उसने आखिरी बार विक्रम की तरफ देखा। उसकी आंखों के गड्ढों से अब काला धुआं नहीं, बल्कि आग की लपटें निकल रही थीं। एक जोरदार धमाके के साथ ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया और वो साया बाहर सड़क पर जा गिरा। विक्रम ने आप देखा न ताब गियर डाला और एक्सीलरेटर पर अपना पूरा पैर रख दिया। इस बार ट्रक ने साथ दिया। इंजन ऐसे गरजा जैसे कोई शेर अपनी जान बचाकर भाग रहा हो। विक्रम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो पागलों की तरह ट्रक चलाता रहा, जब तक कि उसे दूर हाईवे पर पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी की नीली बत्ती नहीं दिख गई। सुबह के 4 बजे थे। विक्रम ने एक सरकारी अस्पताल के पास ट्रक रोका। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। कुर्ता पसीने और उस चीज के स्पर्श से जल चुका था। अगले दिन जब विक्रम गोरखपुर पहुंचा और माल अनलोड किया, तो वो उस रास्ते के बारे में जानने के लिए एक पुराने चाय वाले के पास बैठा। उसने उस मील के पत्थर और उस औरत का जिक्र किया। चाय वाले ने जैसे ही ये सुना, उसके हाथ से कांच का गिलास छूट गया। उसने कांपती आवाज में बताया, बेटा, तुम बहुत खुशनसीब हो कि वापस आ गए। आज से ठीक 10 साल पहले उसी स्टेट हाईवे पर एक ट्रक ड्राइवर ने एक औरत और उसकी छोटी बच्ची को कुचल दिया था। ड्राइवर रुका नहीं, बल्कि उसने उन दोनों की लाशों को उसी मील के पत्थर के पीछे झाड़ियों में फेंक दिया था। कहते हैं कि वो औरत आज भी ट्रक वालों को ढूंढती है, ताकि वो अपनी बच्ची के लिए इंसाफ मांग सके। और वो जो अनाज की बोरियां तुम्हें लाशें दिख रही थीं, वो उन बदकिस्मत ड्राइवरों की हैं, जो उस रात उस औरत के चंगुल से बच नहीं पाए। विक्रम के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने घर पहुंचकर सबसे पहले अपनी बेटी को गले लगाया। आशा करता हूं कि विक्रम भाई की ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आपके रोंगटे खड़े कर दिए होंगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना न भूलें, ताकि अगली खौफनाक दास्तान आप मिस न करें। अब आपकी बारी है। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको किस टॉपिक पर अगली कहानी चाहिए। साथ ही अपना नाम और अपने गांव या शहर का नाम जरूर लिखें, जहां से आप ये कहानी सुन रहे हैं, ताकि अगली वीडियो में मैं आपका नाम ले सकूं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि अंधेरा होने वाला है।